हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स टेबल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के 2017 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो देखिए, जो बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा होता है और धोने का सोडा, इसके दो उपयोग बताने हैं। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा की बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट होगा आग बुझाने वाले यंत्रों में, दूसरा शीतल पेय बनाने में यानी कोल्ड ड्रिंक बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। और आग बुझाने वाले जितने भी यंत्र होते हैं उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। और इसी के बाद आता है धोने का सोडा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है घरों में धुलाई में, यानी घरों में जो धुलाई किया जाता है, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। और कठोर जल को मृदु करने में, यानी कि जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। यानी का नंबर देखिए चित्र में दे रखा है। तो देखिए, इसमें हमें ना ग्रुप पहचानने होते हैं। तो का नंबर में हमें लास्ट में दिख रहा है COOH ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या था, ओइक एसिड होता है। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, लाइन से गिनेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट पढ़ते हैं। और लास्ट में क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को ओइक अम्ल पढ़ते हैं। तो ब्यूटेन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, का नंबर देख लीजिए, ब्यूटेनोइक अम्ल है आंसर। और खा नंबर में देखिए इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, तो हमें देखना ट्रिपल बॉन्ड किधर से लग रहा है। हम अगर देखते हैं तो राइट हैंड से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ा, तो नंबरिंग इधर से ही होगा। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, यानी 3 कार्बन है तो प्रोप 1 इसलिए आया क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पे है। ठीक है, राइट से बॉन्ड जिधर से पास पड़ता है नंबरिंग ना उधर से शुरू किया जाता है। ठीक, तो ये प्रोप 1 आइन हो जाएगा, सॉरी इन नहीं आइन। एक बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इसलिए आइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमनी व शिरा में 2 अंतर लिखिए। तो देखिए धमनी, सबसे पहले धमनी की बात करते हैं। तो इसमें ये ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती है। ठीक है, और जो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये तो है धमनी के बारे में। अब देखिए शिरा की बात करते हैं। तो शिरा में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्र करके हृदय तक पहुंचाती है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ये दोनों को आप लोग ना ऐसे लिखिएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड में धमनी लिख लीजिए और राइट हैंड साइड में शिरा लिख लीजिए। इस प्रकार से आप लिखिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तरफ से लिख लीजिएगा। ये 2 पॉइंट इसमें है, ये 2 ही अंतर बोला है तो 2 ही अंतर इसमें आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये वाला अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इसका चित्र मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए और इसको अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों के जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो देखिए इसमें लेफ्ट साइड में एक कोशिक जीवधारी तथा राइट साइड में बहुकोशिक जीवधारी लिखेंगे। इसके बाद पहला पॉइंट एक कोशिक जीवधारी में लिखेंगे, इसमें प्राय अलैंगिक विधि से जनन होता है। और बहुकोशिक में लिखेंगे, इसमें प्राय लैंगिक विधि से जनन होता है। देखिए अंतर लिखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके लिखिए, बहुत ही ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक कोशिक में जनन के लिए एक ही जीवधारी की आवश्यकता होती है और बहुकोशिक में जनन के लिए नर तथा मादा जीवधारियों की आवश्यकता होती है। थर्ड नंबर, एक कोशिक में इनमें जनन के लिए विशिष्टकृत कोशिकाएं जनन कोशिकाएं नहीं होती है और बहुकोशिक में इसमें जनन के लिए विशिष्टकृत जनन कोशिकाएं पाई जाती है। और फोर्थ पॉइंट है एक कोशिक के लिए है जनन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है और बहुकोशिक में जनन के लिए शरीर में विशेष अंग पाए जाते हैं जो परस्पर मिलकर जनन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है एक कोशिक जीवधारी के लिए, यह सामान्यतः सूत्री विभाजन द्वारा होता है और बहुकोशिक जीवधारी में इसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा सूत्री विभाजन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड करके बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
इसमें कह रहा है कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। मोटर द्वारा 2 घंटे में उपभोक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। देखिए ऊर्जा जो होता है वो W यहाँ पे होगा, ठीक है, किया गया कार्य ही तो ऊर्जा होता है, तो W होता है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या दे रखा है सबसे पहले लिख लेते हैं। विभवांतर दे रखा है वोल्ट यानी 220 वोल्ट दे रखा है, और विद्युत धारा भी दे रखा है 5.0 एम्पियर। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, W = P होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें हमें रखना है। अब देखिए हमारे पास टाइम है, हाँ एक चीज़ और भी गिवन है, टाइम 2 आवर्स का है ना, ये टाइम भी दे रखा है इसमें। अब हमारे पास T की वैल्यू है बट P नहीं है। अगर P अगर होता तो हम डायरेक्ट रख देते, आंसर रहता। देखिए P का फॉर्मूला होता है P = VI होता है, ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। V की जगह पे 220 वोल्ट रखेंगे और I की जगह पे 5.0 या 5, बात एक ही है, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम P = ये 1100 वाट आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम W = PT में रख देंगे, तो ये 1100 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 घंटे थे, तो W = यहाँ पे आ जाएगा 2200, ठीक। अब देखिए ये हमारा अभी वाट में है, ठीक है, वाट में था तो ये वाट और टाइम आवर्स में था, ठीक। लेकिन हमें किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो किलोवाट आवर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी W = 2.2 किलोवाट आवर, ये हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली सॉल्यूशन किया है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आप लोग भी ये सॉल्यूशन कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो आप लोग सॉल्यूशन इसका कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दिष्ट धारा के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए जो विद्युत जनित्र होता है, ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा डायनामो भी इसको कहा जाता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा डायनामो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका कार्य फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका सिद्धांत क्या होता है, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। तो यही इसका सिद्धांत है, ठीक है। और इसके जो 2 स्रोतों के नाम पूछा है, तो पहला स्रोत है बैटरी और दूसरा स्रोत है सोलर सेल, ठीक है, जो सूर्य से बिजली बनाने के काम आता है ना, सोलर सेल वो होता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसमें हमें ये बताया गया कि आवर्धन क्या 2 है, तो m = 2 ये दर्शाता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 2 गुनी है, तथा m का धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है, अर्थात वस्तु के विपरीत और यानी दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। इतना लिख देना है, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा है कि हमें वन एवं, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, अन्य की जगह वन्य होगा, ठीक है, हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, 2 कारण लिखिए। तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, अन्य की जगह वन्य होगा, ठीक है, इतना थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इसमें मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, आप लोग इसमें समझ जाइएगा। मनुष्य के सुख संपत्ति और विकास में वन एवं वन्य जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, अतः यह आवश्यक है कि इनका संरक्षण किया जाए। वन्य प्रजाति जीव जंतु जो पादप होते हैं को विलुप्त और नष्ट होने से बचाने के लिए यह अति आवश्यक है, ठीक। जैव विकास प्रक्रिया के अंतर्गत प्रजातियों का विलुप्त होना एक सामान्य प्रक्रिया है। पुरानी प्रजातियां विलुप्त होती रहती हैं, इनके स्थान पर नई नई प्रजातियां विकसित होती रहती है, लेकिन वर्तमान समय में मानव के औद्योगिक और सामाजिक विकास के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने की प्रक्रिया में असामान्य रूप से तेजी आ गई है। इसका प्रमुख कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन है, अतः वन्य प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए इनका संरक्षण अति आवश्यक है, जिससे मानव की भावी पीढ़ी या इनसे लाभान्वित होती रहे, ठीक।
और इसके जो हमें उद्देश्य बताने हैं, 2 कारण बताने हैं, ठीक है। तो इसमें कारण या उद्देश्य में हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट वन्य जीवधारी और पादप पारितंत्र संतुलन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखते हैं। दूसरा है संरक्षण द्वारा जीवधारियों की विविधता एवं आनुवांशिक पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। तीसरा जैव विकास के लिए अधिक जीन राशि उपलब्ध कराने के लिए। लास्ट पॉइंट है जीन बैंक के रूप में वन्य जातियों को सुरक्षित रखने के लिए, जिससे रोग प्रतिरोधी, अधिक सहनशील एवं उन्नत प्रजातियों का विकास किया जा सके।